हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शब्द भेद। ठीक है, तो चलिए ये शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, शब्द भेद में है कि हिंदी के शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जा सकता है। पहला है स्रोत के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर, तीसरा है रूप प्रयोग के आधार पर, चौथा है अर्थ के आधार पर। देखिए, फर्स्ट क्या है, तो फर्स्ट है स्रोत के आधार पर। स्रोत की दृष्टि से हिंदी के शब्द भंडार में 4 प्रकार के शब्द हैं, जैसे कि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी इत्यादि। ठीक है, स्रोत के आधार पर कितने हैं हिंदी में? 4 प्रकार के शब्द हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। आइए देखते हैं तत्सम शब्द क्या होते हैं। देखिए, तत्सम शब्द तत् और सम से बना है। तत् का क्या अर्थ होता है? उसके, और सम का अर्थ होता है समान, यानी उसके समान। तत्सम शब्द का अर्थ होता है उसके समान। तो किसके समान? संस्कृत भाषा के। ठीक है, उसके का क्या अर्थ है यहाँ पर? संस्कृत भाषा के। संस्कृत के जो शब्द यथावत हिंदी में आ गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे कि दंत, विद्यार्थी, अग्नि, कृषक इत्यादि जो है वो तत्सम भाषा के शब्द हैं। देखिए, तद्भव शब्द क्या होते हैं? तो संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी में किंचित परिवर्तन के साथ सरल रूप में प्रचलित हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। आइए तत्सम शब्द और तद्भव शब्द को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखिए, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द। पहला तो अमृत तत्सम शब्द है, और उसी का अगर हम तद्भव में लिखे अमृत को तो वो अमीय हो जाएगा। फिर है ज्येष्ठ, ज्येष्ठ भी तत्सम शब्द है। अगर हम ज्येष्ठ का तद्भव शब्द निकालें तो क्या होगा? जेठ। ठीक है, आप लोग बोलते घर में बोलते भी होंगे ना, जेठ जी, जेठ जी, कहने का मतलब वही होता है, ज्येष्ठ। फिर देखिए गृह, गृह का जो तत्सम शब्द, गृह एक तत्सम शब्द है जिसका कि तद्भव शब्द होगा घर। कपाट का क्या होगा? किवाड़। अर्ध का आधा, क्षण का छिन्न, अंगुष्ठ का अंगूठा, कुक्कुर का कुत्ता, क्षेत्र का खेत। फिर अन्न का अनाज होगा, कंदुक का गेंद होगा। ये बहुत कम लोगों को याद होगा। कंदुक, कंदुक मतलब होता है गेंद। कार्य मतलब होता है काज। चैत्य मतलब चैत। दधी मतलब दही। पत्र पत्ता। पुराण का पुराण लिखते हैं। भ्रम का भरम। जन्म का जन्म। पूर्व एक तत्सम शब्द है। पूरब जो है तद्भव है। धैर्य, धैर्य एक तत्सम शब्द है। धीरज, धीरज जो है वो क्या है? एक तरीके का तद्भव शब्द है। अगम्य, अगम्य का अगम। तृण का तिनका। अद्य, अद्य का आज। फिर उसके बाद है कुंभकार, कुंभकार का कुम्हार। एकादश का 11। काष्ठ का काठ। चंद्र का चांद। फिर देखिए करतरी, करतरी का है कतरनी। फिर है अवगुण, अवगुण का अवगुण। अमूल्य का अमोल। अमावस्या का अमावस। कंकन का कंगन। ठीक है, देखिए तत्सम और तद्भव शब्द हम लोगों ने पढ़ा, उसके परिभाषाएं पढ़ी और एग्जाम्पल भी देख लिया। ठीक है, अब देशज शब्द देखते हैं। तो देशज उन शब्दों को कहा जाता है जिनकी व्युत्पत्ति अज्ञात है। फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए, इसका जो डेफिनेशन है कि देशज उन शब्दों को कहा जाता है जिनकी व्युत्पत्ति क्या है? अज्ञात है, यानी वह कहाँ से उत्पन्न हुआ, वह जो शब्द है उसके बारे में अभी कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। ठीक है, ये शब्द जो है वो स्थानीय बोलचाल या अज्ञान स्रोतों से हिंदी में आ गए हैं, जैसे कि पगड़ी, जूता, कबड्डी, लोटा, गड़बड़, टट्टी, पेट, टांग, ठेठ इत्यादि। विदेशी शब्द क्या है? तो हिंदी में अंग्रेजी, फारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली आदि विदेशी भाषाओं के शब्द प्रचलित हैं, उन्हें विदेशज या विदेशी शब्द कहते हैं। देखिए, जो शब्द अरबी भाषा से आए हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फारसी से आए हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, अंग्रेजी, पुर्तगाली से कौन कौन आए हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके का क्वेश्चन वन डे एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, जिसमें कि हिंदी भाषा जो है उसके सिलेबस में होगा उसमें, और फिर नेट जीआरएफ में भी पूछ दिया जाता है। CUET PG हिंदी अगर आप लोग दे रहे होंगे तो उसमें भी इस तरीके का क्वेश्चन आपको 1-2 दिखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी हमारा ये जो PCS में जो सिलेबस है उसमें तो ये है ही। ठीक है, देखिए अरबी भाषा से जो शब्द हैं वो है कागज, तारीख, रोजा, हवा, अजब, अजीब। फिर है अक्ल, इज्जत, ख्याल, जिस्म, दुनिया, मुसाफिर, यतीम, राय, लिफाफा, शराब इत्यादि क्या हो जाएगा? अरबी भाषा से लिया गया शब्द है। फिर देखिए फारसी, आदमी, गुलाब, नमक, शादी, आबरू,
आफत, खुदा, जलेबी, जादू, नापाक, मज़ा, सितार, सरकार, ये जो है फ़ारसी का शब्द है, ठीक है। फिर देखिए अंग्रेजी से कौन कौन से शब्द हैं, तो स्कूल, कॉलेज, बैंक, ट्रेन इत्यादि। पुर्तगाली का है कमरा, साबुन, पादरी, आलपिन, अलमारी, आया, स्त्री। फिर है कर्नल, पपीता, संतरा, बोतल, ये सब जो है वो पुर्तगाली से है। फिर देखिए तुर्की से कौन कौन है, तो बंदूक, कूर्ता, चाकू, उर्दू, बहादुर। उर्दू जो है वो कौन सी भाषा का शब्द है, तुर्की भाषा का, ठीक है। फिर देखिए फ्रांसीसी का कौन कौन सा है, काजू, कारतूस, कर्फ्यू, कूपन, अंग्रेज, बिगुल इत्यादि। डच का है तुरुप, बम। रूसी का है रूबल, जार, वोदका, स्पुतनिक। फिर देखिए चीनी, चीनी का कौन कौन सा है, चाय, लीची, चीकू, चीनी, ये सब। चीकू जो शब्द है वो चीनी शब्द है, ठीक है। जापानी भाषा का शब्द है रिक्शा, सायोनारा। फिर देखिए रचना के आधार पर याद रखिए कि शब्दों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा जो है वो है योग रूढ़ शब्द, ठीक है। देखिए रूढ़ शब्द क्या होते हैं, तो रूढ़ वे शब्द हैं जो अपने में पूर्ण हो और जो दूसरे शब्दों के योग न बने हो, जैसे कि गाड़ी, सेना, छोटा, पुस्तक इत्यादि। इस प्रकार के शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते हैं, जैसे कि सेना, जल, बल, रात्रि इत्यादि। यौगिक शब्द क्या होते हैं, जो 2 शब्दों के योग से बने हो उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं, जैसे कि पाठशाला, जैसे पाठ प्लस शाला, तो ये क्या हो जाएगा, 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, तो ये यौगिक शब्द हो जाएगा। अगर मान लीजिए 1 लाइनर क्वेश्चन में एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन पूछ दिया कि रचना के आधार पर शब्द जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिए 3 प्रकार के, रूढ़ शब्द, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द कौन होते हैं, जो अपने आप में पूर्ण होता है और एक तरह से जो दूसरे शब्दों के योग से ना बने हो, और अगर उसको आप तोड़ेंगे तो सार्थक खंड नहीं होगा। जैसे मान लीजिए इस गाड़ी को तोड़ा हम लोगों ने, तो क्या बनेगा, गा प्लस ड़ी। ना इसका कोई अर्थ है इंडिविजुअल, ना इसका कोई अर्थ है इंडिविजुअल, ठीक है, बिल्कुल उस तरीके से। और बाकी आप लोगों को यौगिक शब्द भी मैंने समझा दिया, 2 सार्थक शब्द मिलके जुड़ जाते हैं तो यौगिक शब्द हो जाते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है कि योग रूढ़ शब्द क्या होता है, तो वे शब्द जो यौगिक होने पर भी सामान्य अर्थ को प्रकट न करके किसी विशेष वस्तु के लिए निश्चित हो, जैसे जलज, पीताम्बर, लंबोदर इत्यादि। फिर प्रस्तुत उदाहरण में जलज शब्द का यौगिक अर्थ है जल से उत्पन्न होना, किंतु जल से उत्पन्न होने वाली हर वस्तु को जलज नहीं कहा जा सकता, जलज केवल कमल को ही कहा जाता है। तो इस अर्थ में कमल क्या हो गया, रूढ़ शब्द हो गया, जो कि केवल जल से उत्पन्न होने के कारण एक यौगिक शब्द है। जैसे सिवार, घोंघा आदि भी जल से ही उत्पन्न होते हैं, लेकिन वे जलज नहीं कहे जाते हैं। इसी प्रकार पीताम्बर का जो यौगिक अर्थ है वो है पीला वस्त्र धारण करने वाला, लेकिन हर पीले वस्त्र धारी को हम पीताम्बर नहीं कहते। पीताम्बर केवल हम किसको कहते हैं, विष्णु जी को, या फिर यहाँ पर लिखा है श्री कृष्ण को, ठीक है। तो मान लीजिए श्री कृष्ण को कहते हैं। तो लंबोदर जो अर्थ है उसमें भी अगर देखें तो लंबे पेट वाला अर्थ होगा, लेकिन गणेश जी को ही लंबे पेट वाला या लंबोदर कहा जाता है, ठीक है, अन्य लंबे पेट वाले को लंबोदर नहीं कहा जाता। तो इस तरीके से एक तरह से बोला जाए तो गणेश के अर्थ में ही लंबोदर क्या हो गया, रूढ़ हो गया, मतलब उसके अतिरिक्त इसका कोई और अर्थ नहीं लिया जाता है। तो यहाँ इस तरीके से इसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं कि यह यौगिक तो है, लेकिन यह अपने आप में एक डिफरेंट अर्थ देने की वजह से क्या हो गया, रूढ़ हो गया। देखिए रूप प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया विकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होता है, तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया विशेषण, लिंग, वचन और कारक के आधार पर रूपांतरित हो जाते हैं। जैसे लड़का पढ़ रहा है या लड़की पढ़ रही है, ठीक है, तो एक तरीके से लिंग परिवर्तन होने के आधार पर क्या हो गया, ये जो सेंटेंस है वो रूपांतरित हो गया। तो यहाँ भी तो विकारी शब्द वही लिखा है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, लिंग, वचन इत्यादि के आधार पर जो शब्द रूपांतरित हो जाते हैं वो विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे देखिए
यहाँ लिखा है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक एवं विस्मयादि बोधक अवयव का लिंग, वचन एवं कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे आज, कल, में से और परंतु, अहाँ, हाय, ये सब क्या है? अविकारी शब्द। अविकारी शब्द कौन होते हैं? जो जिनका कि परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, लिंग, वचन, कारक इत्यादि के आधार पर। जैसे परंतु, परंतु जो शब्द है उसका लिंग के आधार पर परिवर्तन होगा? नहीं होगा। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसका परिवर्तन नहीं होता है, जो एज इट इज सब में प्रयोग में आते हैं, वो होते हैं अविकारी शब्द। और जिसमें चेंजेस आ जाए वो होते हैं विकारी शब्द। बोलते हैं ना विकार उत्पन्न हो गया या विकार उत्पन्न नहीं हुआ। तो विकार जब उत्पन्न होगा तो जाहिर सी बात है चेंजेस होंगे, विकार उत्पन्न नहीं होगा तो चेंजेस नहीं होंगे। देखिए, अर्थ के आधार पर जो हिंदी शब्द है, अर्थ के आधार पर वह भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। जैसे देख लीजिए, पहला हो जाएगा पर्यायवाची। पहला क्या हो जाएगा? पर्यायवाची, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा विलोम शब्द। क्या हो जाएगा दूसरा? विलोम शब्द। और तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा समश्रुत। समश्रुत शब्द क्या होते हैं बताइए? तो देखिए, हिंदी में बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जिनका बेसिकली प्रायः मतलब जो उपयोग होता है या जिसका उदाहरण होता है वो समान होता है, लेकिन बेसिकली उसका अर्थ जो होता है ना वो डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है। जैसे कि एक तरीके से बोला जाए कि अंश, अंश का मतलब हिस्सा भी होता है, लेकिन अंश का मतलब और क्या होता है? कंधा भी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से समश्रुत शब्द कहते हैं कि जो उच्चारण है, मतलब उसका जो बेसिकली उच्चारण है, सॉरी, जो उसका उच्चारण है वह क्या होगा? उच्चारण तो समान है, अंश और अंश, लेकिन उसका जो अर्थ है वो भिन्न भिन्न होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए एक और देख लीजिए, एक होता है कीला और एक होता है कीला, ठीक है। तो कीला मतलब गढ़ होता है, और एक कीला जो बोल रहा है उसका मतलब खूंटा भी होता है। जैसे हम बोलते हैं ना कील गाड़ दो या कीला गाड़ दो, उस तरीके से, ठीक है। इसे बोलते हैं समश्रुत। तो मैंने आपको बताया अर्थ के आधार पर कितने होते हैं शब्द? 3, पर्यायवाची, विलोम और समश्रुत शब्द। अब एक एक करके इसको पढ़ेंगे, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।